साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विद पीपी। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के बारे में। वर्ग 3 के बारे में हिंदी शिक्षण पेडागोजी की हम विस्तार से जो वीडियो सीरीज लेके आए हैं, ये आज की इस वीडियो सीरीज का पार्ट 3 है। इसके पहले के 2 वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे भाषा शिक्षण के प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। भाषा शिक्षण के कौन से मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनके बारे में जानेंगे, और उन सिद्धांतों के साथ ही हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि भाषा शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों के हल भी मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं और उनको देख करके आप हल कर सकते हैं, जिससे आपकी वर्ग 3 की तैयारी अच्छे से हो सके। ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं सीधे आज की वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज का वीडियो। बाल विकास की पेडागोजी का आपने जो है सिलेबस देख लिया होगा। पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, आज दूसरा टॉपिक चल रहा है। आज दूसरा टॉपिक भी हमारा समाप्त हो जाएगा। दूसरे टॉपिक में पहले हमने देखा था बाल विकास के सामान्य सिद्धांत, इसका परिचय देखा था। परिचय के बाद जो है प्रेरणा का सिद्धांत देखा था, क्रियाशीलता का सिद्धांत देखा था, ये थे सामान्य सिद्धांत। इसके अलावा आज हम देखने वाले हैं जो बाल विकास के, वह देखने वाले हैं बाल विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। बाल विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन से हैं, इन पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे अनुबंधन का सिद्धांत, फिर देखेंगे अनुकरण का सिद्धांत, भाषा अर्जन का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, जीवन समन्वय, ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत, उद्देश्यपूर्ण शिक्षण का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत और साहचर्य संगति का सिद्धांत। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियो मिलती रहें और आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। बहुत जल्द आपके लिए हम बाल विकास की सीरीज लेके आने वाले हैं, जिसको आप जो है पढ़ करके अपनी वर्ग 3 की तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे की तरफ और शुरू करते हैं बाल विकास के अनुबंध का सिद्धांत। साथियों, सबसे पहला सिद्धांत है हमारा अनुबंध का सिद्धांत। अनुबंध का सिद्धांत क्या कहता है? यह कहता है कि बच्चों के भाषा विकास हेतु यह महत्वपूर्ण है कि सीखने में यदि प्रत्यक्ष किसी चीज़ का प्रयोग हो तो शिक्षण का यह तरीका बहुत सरल और रुचिकर होगा। बच्चों को जो हम चीज़ सिखा रहे हैं उसमें किसी हम प्रत्यक्ष चीज़ का उदाहरण लें तो उनका जो सीखने का तरीका बहुत रुचिकर होगा। जैसे दूध या पंखा को पुस्तकों की बजाय प्रत्यक्ष दिखाकर उसके बारे में सरलता से उसकी जानकारी दी जा सकती है। यही कहलाता है अनुबंध का सिद्धांत। क्योंकि जब बच्चे को हम सामने सारी चीज़ें दिखाएंगे तो वह उसको देख करके सीखेगा और उसको प्रत्यक्ष ज्ञान जो है प्राप्त होगा, जिससे वह भाषा को और आसानी से और जल्दी सीख जाएगा। तो ये था हमारा क्या, अनुबंध का सिद्धांत। इसके बाद हमारा अगला सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत क्या है? वायगोत्स्की के अनुसार बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा अर्जित करता है। जो बच्चा होता है समाज में, वह समाज से अंतःक्रिया करता है, मतलब समाज से जुड़ता है और वहाँ से अपनी भाषा को अर्जित करता है। यह प्रक्रिया सरल, सहज और स्वाभाविक रूप से होती है। यदि उसके परिवार समाज में कोई भाषा संबंधी त्रुटि है तो वह मातृभाषा के प्रभाव से बच्चे में भी आ जाती है। जैसे हम देखते हैं बिहार में जो है अड़ा को रा बोला जाता है, इसीलिए बिहार, ना केवल मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, उस साइड के जो भी उस भाषा से प्रभावित लोग हैं वह जब भी सड़क बोलेंगे तो सड़क ना बोल करके उसको सड़क बोलेंगे। तो ये भाषागत जो अशुद्धियाँ आती हैं वह हमारे समाज के प्रभाव से आती हैं, क्योंकि बच्चा अनुकरण करके सीखता है। जैसा उसके आसपास के परिवेश में वातावरण होगा भाषा का, उस वातावरण से वह अनुकरण के माध्यम से सीखेगा। और अनुकरण के माध्यम से मतलब देख करके सीखना। जैसा उसके आगे के लोग करेंगे, उससे बड़े लोग करेंगे, बच्चा वैसे ही करना स्टार्ट कर देगा। इसी को बोलते हैं अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण के सिद्धांत में जो है बच्चा समाज को देख करके उसको अपने में ढालता है और उनका अनुकरण करके सीखता है। समाज में जो भाषागत अशुद्धियाँ होगी मातृभाषा के प्रभाव के कारण बच्चे में आ जाएंगी और उनको ठीक करने के लिए बाद में हमें मानक भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा।
और बच्चा धीरे धीरे उन अशुद्धियों को यदि ठीक कर लेता है तो आने वाली पीढ़ी में वह अशुद्धि बंद हो जाएगी। यह है हमारा अनुकरण का सिद्धांत। अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला सिद्धांत है भाषा अर्जन का सिद्धांत। यह सिद्धांत मुख्यतः चॉम्स्की का दिया हुआ है। हमसे पूछा जा सकता है कि भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया, तो भाषा अर्जन का जो सिद्धांत दिया है यह चॉम्स्की ने दिया है। उनके अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। मतलब जो बच्चे होते हैं, ऐसा चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता लेकर ही पैदा होते हैं। उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का नियम बताते हुए बताया कि बच्चे एक निश्चित समय में अनुकरण के द्वारा भाषा नियम जानकर धीरे धीरे सही वाक्य बनाना सीख जाते हैं और नए शब्द भी सीख जाते हैं। हम देखते हैं समाज में कई सारे बच्चे स्कूल जाते नहीं हैं, जाते हैं तो 1-2 साल में पढ़ना बंद कर देते हैं, लेकिन जब वह समाज में किसी से बात करते हैं तो यदि लड़के से बात करते हैं तो भाई ये नहीं बोलते कि वह जा रही है, वह यही बोलेंगे कि वह जा रहा है। ऐसा क्यों भाई? उनको तो किसी ने नहीं समझाया कि रहा रही क्या होता है। रहा पुल्लिंग के लिए आएगा, रही स्त्रीलिंग के लिए आएगा। उनकी तो कोई भी सैद्धांतिक क्लास नहीं लगी, उनने तो किसी भी कोई थ्योरी को नहीं पढ़ा। फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में आज भी हैं जिन्होंने स्कूल तो नहीं देखा लेकिन भाषा उनकी व्याकरण सम्मत है। इसके पीछे का जो कारण है वह यही कारण है कि क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता से पैदा होता है और धीरे धीरे एक उम्र के बाद वह सही वाक्य बनाना सीख जाता है और कुछ नए शब्दों को भी सीख जाता है। यही है भाषा अर्जन का सिद्धांत कि व्यक्ति भाषा धीरे धीरे अर्जित करता है समाज से, परिवेश से। बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक जरूर कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। आज का हमारा अगला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है? इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमें यदि FB, इंस्टा या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो पटेल ब्रजेश 24 करके सर्च करें और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत, यह सिद्धांत भाषा प्रयोगों के अधिकाधिक अवसरों और सृजनात्मकता की ओर ध्यान देता है। मतलब जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है, यह सिद्धांत हमको यह बताता है कि हमको बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के अवसर देने हैं और उसके अंदर क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का विकास करना है। इसके अनुसार कक्षा में परिचर्चा करना, प्रश्न पूछना आदि सहगामी क्रियाएं बच्चों को सक्रिय, पठन के प्रति सजग और प्रोत्साहित एवं आनंदित रखती हैं। इससे भाषा शिक्षण में बहुत सरल हो जाता है। तो जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है सीधा सा हमको यह बताता है कि यह सिद्धांत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक्टिव रखने की बात करता है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोलने के अवसर दें, उनके अंदर क्रिएटिविटी हो, उनसे आपस में चर्चा करवाएं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछें या ऐसे क्रियाएं करवाएं जो को करिकुलम एक्टिविटी हैं जिसमें बच्चे एक्टिव रहें, वह अपने आप को सजग, प्रोत्साहित और आनंदित महसूस करें, ऐसे काम करवाएं। ये सारी बातें आती हैं आपकी क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत। एक यही है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। हमारा आज का अगला सिद्धांत है अभ्यास का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिए हैं वही थ्योरी यहाँ पे लागू होती है, अभ्यास का नियम। किसी भी चीज को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। ऐसे ही है कि यदि कोई व्यक्ति रेगुलर अभ्यास करता है तो जिस तरीके से एक रस्सी के आने से पत्थर कट सकता है, तो अभ्यास करने से हम निश्चित ही एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लेकिन बार बार अभ्यास करेंगे तो कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में आती है और निपुणता भी आती है। भाषा प्रयोग के अधिकाधिक लिखित, मौखिक एवं वैचारिक अवसर मिलने से बच्चों का भाषा विकास सही प्रकार से होना संभव है। जितना अधिक बच्चों को हम प्रैक्टिस करवाएंगे, जितनी अधिक हम बच्चों को अभ्यास करवाएंगे, बच्चों की भाषा उतनी सुदृढ़ और समृद्ध होगी।
इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बच्चों से अभ्यास कराना है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमको उनको अपने लेखन कार्य में इन्वॉल्व रखना है, इस तरीके से कि वह अपनी अभिव्यक्ति को कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार दे सकें। ये सब कब होगा? जब हम रेगुलर अभ्यास करवाएंगे। तो यही है आपका क्या? अभ्यास का सिद्धांत। बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। हमारा आज का अगला सिद्धांत है जीवन समन्वय का सिद्धांत। जीवन समन्वय के सिद्धांत को दूसरे नाम से जाना जाता है ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत। यह मनोवैज्ञानिकों द्वारा सर्वमान्य है कि बच्चे उन विषयों में बहुत रुचि लेते हैं जो उन्हें अपने जीवन से संबंधित लगती हैं। चाहे वह कोई सा भी काम हो, बच्चे उनमें भाग ज़्यादा लेंगे जो उनको अपने आप से जुड़ी हुई महसूस होंगी। अतः किसी विषय को बच्चों के जीवन से जोड़कर उदाहरण द्वारा सिखाने से बच्चे उससे पूर्ण रूप से प्रतिभागिता करेंगे और उसको सीखेंगे, क्योंकि बच्चों को जो ज्ञात है उसी से वह अज्ञात की तरफ बढ़ सकते हैं। जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष से ही वह अप्रत्यक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। इसमें जीवन समन्वय का सिद्धांत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को इसमें बताया जाता है और उन्हीं के माध्यम से उन चीज़ों के बारे में बोध कराया जाता है जो हमसे दूर हैं। इसीलिए इसको जीवन समन्वय का सिद्धांत कहते हैं। इसी को ज्ञात से अज्ञात की ओर का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला सिद्धांत है उद्देश्यपूर्ण शिक्षण का सिद्धांत। उद्देश्यपूर्ण शिक्षण का सिद्धांत यह बहुत ही आवश्यक है कि शिक्षण से पूर्व शिक्षक एक निश्चित उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े। इसी से सही पाठ्य सामग्री का चयन कर बच्चों को निश्चित समय में निर्धारित ज्ञान देने का प्रयास सफल हो सकता है। उद्देश्य व्यक्ति केंद्रित और समूह केंद्रित कैसे भी हो सकते हैं, जैसे बच्चों की श्रवण क्षमता का ज्ञान, काव्य पठन का कौशल आदि। उद्देश्यपूर्ण शिक्षण होना चाहिए। जो हम बच्चों को शिक्षण कराएं उसका एक निश्चित टारगेट होना चाहिए कि हम बच्चों को क्या सिखाना है। इसी को बोलते हैं उद्देश्यपूर्ण शिक्षण। इसमें हमको दोनों तरीके के उद्देश्य हो सकते हैं, एक व्यक्ति केंद्रित, एक समूह केंद्रित। व्यक्ति केंद्रित मतलब यदि कोई बच्चा कमज़ोर है तो एक बच्चे विशेष के लिए हमारा जो उद्देश्य हो सकता है, या फिर पूरी क्लास के लिए भी हमारा कोई उद्देश्य हो सकता है। यही है आपका उद्देश्यपूर्ण शिक्षण का सिद्धांत। ऐसा सिद्धांत जिसमें हम जो है एक उद्देश्य लेकर के आगे बढ़ते हैं, जो आपका व्यक्ति केंद्रित हो सकता है और समूह केंद्रित। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि उद्देश्यपूर्ण शिक्षण कितने तरीके का होता है, व्यक्ति केंद्रित या समूह केंद्रित या ए और बी दोनों। तो हम लगा देंगे ए और बी दोनों। उद्देश्यपूर्ण शिक्षण में दोनों पर जोर दिया जाता है, व्यक्ति पर भी और समूह पर भी। बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। हमारा आज का अगला सिद्धांत है विविधता का सिद्धांत। भारत एक बहुभाषिक देश है और शिक्षक को इस बहुभाषिकता को कठिनाई नहीं अपितु संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। विविधता प्रतिभा, शारीरिक क्षमता, विचारों के आधार पर भी हो सकती है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि विविधता का सिद्धांत बताता है कि आप जब कक्षा में जाएंगे तो आपको एक जैसे बच्चे नहीं मिलेंगे। इसलिए आप जो है एक जैसी रणनीति लेकर के हमेशा काम ना करें। प्रत्येक बच्चे के बारे में जानें और जितने बच्चे आपकी क्लास में हैं उनको अलग अलग तरीके से डील करें ताकि आप एक एक बच्चे को सिखा सकें। क्योंकि हमारे यहाँ पर कक्षा में, कक्षा के बाहर हम देखते हैं कितनी अधिक विविधता है। विविधता में बहुभाषिकता है। कई सारे बच्चे एक से अधिक भाषाएं जानते हैं, अलग अलग भाषाएं जानते हैं। हमें उसको एक कठिनाई नहीं बल्कि एक संसाधन मान के काम करना है और बच्चों को सिखाना है। विविधता बच्चे की प्रतिभा मतलब IQ लेवल की अलग अलग जो है बौद्धिक स्तर हो सकता है। शारीरिक क्षमता भी सबकी अलग अलग हो सकती है। विचारों का आधार भी अलग अलग हो सकता है। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि कर्तव्य है एक शिक्षक का कि वह सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए सही पठन सामग्री का चयन करके एक समावेशी कक्षा का मतलब ही होता है कि कक्षा के अंतिम डेस्क पर बैठे हुए बच्चे तक आपकी शिक्षा समान रूप से पहुंचे। इसी को बोलते हैं समावेशी शिक्षा। क्लास के जितने भी तरीके के बच्चे हैं, चाहे प्रतिभावान हो, कम प्रतिभावान हो, कमज़ोर हो, बहुत कमज़ोर हो, दिव्यांग हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी के हो, कोई भी हो, हर बच्चे तक शिक्षा पहुँचे, यही है समावेशी शिक्षा। तो पठन सामग्री का चयन इस प्रकार किया जाए कि सामग्री का चयन कर एक समावेशी कक्षा का आयोजन करने में हम समर्थ हों।
ऐसा ना हो हमारा कि हमारी आधी क्लास अलग थलग महसूस करे, आधे बच्चे जो है हमसे जुड़ा हुआ महसूस करें, बल्कि हमको ये करना है कि प्रत्येक बच्चा हमसे जुड़ा हुआ महसूस करे और हम हर बच्चे का विकास कर सकें, सबको सीखने के समान अवसर दे सकें। यही है हमारा जो है विविधता का सिद्धांत, कि विविधता में भी हमको एक एकता लानी है। बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। आज का हमारा अगला सिद्धांत है अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत जो है हमको बताता है भाषा कौशल विशेषता 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सुनना, नंबर 2 बोलना, नंबर 3 पढ़ना, नंबर 4 लिखना। सही कौशलों का सही से क्रमबद्ध तथा साथ साथ विकास होना बहुत आवश्यक है। भाषा कौशल का विकास क्रमबद्ध और एक साथ होता है। यदि कहीं हमसे पूछ लिया जाए कि भाषा कौशल का विकास कैसे होता है और एक ऑप्शन में आपको क्रमबद्ध लिखा मिले, एक ऑप्शन में आपको साथ साथ मिले, तो ऐसी जगह पे हमको साथ साथ पर जोर देना है और उसको उत्तर मानना है, क्योंकि भाषा का विकास जो है एक पक्षी नहीं होता, बल्कि भाषा के चारों कौशल एक साथ डेवलप होते हैं। बस उनके डेवलप होने का अनुपात अलग अलग हो सकता है, पर डेवलप सब एक साथ होते हैं। एक कौशल में कमी तो भाषा विकास अधूरा ही माना जाएगा। यदि हमसे बोलते खूब अच्छे से बनता है, पढ़ते नहीं बनता, पढ़ते अच्छे से बनता है, लिखते नहीं बनता, लिख अच्छे से लेते हैं, पढ़ अच्छे से लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, और ये सब कर लेते हैं लेकिन सुन नहीं पाते, तो इस तरीके से हमारा एक कोई ना कोई पक्ष कमजोर रह जाएगा। भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य है छात्रों के सभी भाषा कौशलों की निपुणता हासिल हो, जिससे वे भाषा का प्रभावी और संदर्भ युक्त प्रयोग कर सकें। यही है आपका अनुपात और क्रम का सिद्धांत, कि भाषा शिक्षण के दौरान इस बात का हमें ध्यान रहे कि बच्चे का जो है चहुमुखी सर्वांगीण विकास हो। उस चहुमुखी सर्वांगीण विकास में बच्चे के जो 4 भाषा कौशल हैं LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सभी का विकास एक निश्चित अनुपात में हो और एक जो है सही क्रम में हो। यही बताता है अनुपात और क्रम का सिद्धांत। बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। अगला सिद्धांत है बोलचाल का सिद्धांत। बोलचाल का सिद्धांत हमें क्या बताता है? बोलचाल का सिद्धांत बताता है, इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमको जो है सोशल मीडिया साइट्स पर भी आप पटेल ब्रिजेश 24 सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। बोलचाल का सिद्धांत जो है यह बताता है, इसके अनुसार बातचीत के माध्यम से भाषा सरलता और स्थायी रूप से सीखी जाती है, जो लंबे समय तक याद रहती है। यह भाषा के व्यवहारिक पक्ष पर केंद्रित है। अब हमसे पूछा जा सकता है कि बोलचाल का जो सिद्धांत है वह भाषा के कौन से पक्ष पर केंद्रित है, व्यवहारिक पक्ष पर या सैद्धांतिक पक्ष पर? तो जो हम व्यवहार में भाषा प्रयोग करेंगे वही हम सीखेंगे, तो व्यवहारिक पक्ष पर होगी। सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा प्रयोग के सही संदर्भ में अधिकाधिक अवसर मिलते हैं और एक समृद्ध परिवेश की उपलब्धता होती है। बोलचाल के सिद्धांत में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का अवसर मिलता है और इस अवसर की वजह से बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाता है और एक समृद्ध भाषा परिवेश बन पाता है। और जहाँ पर बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया से सीखे, वहाँ पर उसको हमें एक सही भाषा समृद्ध परिवेश उपलब्ध कराना है, एक ऐसा भाषा समृद्ध परिवेश उपलब्ध कराना है जिससे बच्चा आसानी से सारी चीज़ें सीख सके। बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। अगला सिद्धांत है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत क्या है? चयन का सिद्धांत हमें बताता है भाषा शिक्षण हेतु यह सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है। कक्षा में किस प्रकार के छात्रों का मतलब भाषा शिक्षण में सिद्धांत यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत हमको बताता है कि कक्षा में किस प्रकार छात्रों को कब, क्या और कैसे पढ़ाना है। इसमें सही विधि, समय, पठन सामग्री और विषय का चयन बहुत महत्व रखता है। शिक्षक को हर समय मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि कौन सी विधि सही काम कर रही है और बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार सही दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। यही है चयन का सिद्धांत, सिलेक्शन थ्योरी। हम जो बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उसका जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, जो आपकी टीचिंग एड्स हैं, जो आपकी पढ़ाने की मेथड्स है, सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके एक बार विचार करके उसके हिसाब से आगे हम पढ़ाएं, ताकि बच्चे को हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा सकें और बच्चा आसानी से सीख सके। यही बताता है चयन का सिद्धांत।
अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला सिद्धांत है बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत हमें बताता है कि शिक्षक को यह समझना होगा कि शिक्षण के केंद्र में छात्र है और उसी के शिक्षण हेतु सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए छात्र वर्ग की रुचि, उसका मानसिक स्तर, उसकी विशेष आवश्यकताओं, स्वभाव, विशेषताओं आदि का ज्ञान होना शिक्षण को सही दिशा प्रदान करता है। पठन सामग्री और विधि चयन आदि का आधार भी बच्चे ही होते हैं। पहले होता क्या था कि जो आज से कुछ साल पहले तक का टीचिंग मेथड्स थी वह कैसी थी, शिक्षक क्लास में जाता था और अपनी तरफ से पानी के घड़े जैसे ज्ञान उड़ेलना स्टार्ट कर देता था और बच्चे उसको सुन करके घर आ जाते थे। लेकिन अब जो है एक प्रोसेस गलत है, इसको नकार दिया गया है, इसको जो है अस्वीकार कर दिया है सभी मनोवैज्ञानिकों ने। अब जो शिक्षा है वह वन वे नहीं रही है, टू वे हो गई है। वन वे और टू वे का मतलब है इसमें जो है एक तरफ बच्चा है और एक तरफ जो है शिक्षक है। यहाँ पर शिक्षक जो है एक तरीके से फैसिलिटेटर का काम करता है, सुविधा प्रदाता का काम करता है कि बच्चों को अवसर प्रदान करने का काम करता है। बच्चों को जो है ज्ञान देने का काम नहीं करता है कि एक तरफ से गए और तथ्य रटवा करके हम सीधे चले आए। अब हमारा जो काम है वह तथ्य रटवाना या तथ्य लिखवाना नहीं बचा है। हमारा काम है बच्चे को समृद्ध भाषा परिवेश दे करके और उसको सही अवसर दे करके बच्चे खुद ही क्रिया करके खुद सीखें। हम उनको केवल एक गाइड का काम करें, उनके एक मार्गदर्शक का काम करें, एक फैसिलिटेटर का काम करें। तो शिक्षण के केंद्र में छात्र है और उसी के शिक्षण हेतु हमें को प्रयास करने हैं ताकि बच्चे को हम सही तरीके से पढ़ा सकें, उसका मानसिक स्तर भी सही तरीके से हम समझ सकें और उसी के आधार पर अपनी पठन सामग्री और विधि का चयन कर सकें। यही बताता है हमको जो है आपका बाल केंद्रित शिक्षण का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत हमें बताता है कि भाषा की शिक्षा देने के लिए शिक्षक कई विधियां या सूत्र अपनाता है, जैसे सरल से जटिल की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, छात्रों की विविधता और आवश्यकताओं तथा चयनित विषय की गंभीरता को देखते हुए सही सूत्र का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से जो है सही तरीके से आपकी जो है भाषा शिक्षण की क्लास चल सकती है, बच्चों को आप भाषा सिखा सकते हैं। हमें जो शिक्षण सूत्र हैं, ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, इन सब पर ध्यान करना है और टॉपिक के हिसाब से कौन से टॉपिक पर जो है कौन सा सूत्र ज़्यादा अच्छे तरीके से कारगर साबित होगा उस सूत्र को अपना करके हमें आगे बढ़ाना है। यही बताता है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। अगला जो हमारा सिद्धांत है वह है साहचर्य संगति का सिद्धांत। साहचर्य संगति का सिद्धांत हमको क्या बताता है? यह बताता है कि बच्चे सर्वप्रथम भाषा अपने परिवार और समाज अर्थात कि अपनी संगति से सीखते हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि बच्चों को भाषा सीखने के लिए एक समृद्ध भाषिक परिवेश मिले, जिससे अपने हर तरह भाषा का प्रयोग होते देख बच्चा सहज रूप से भाषा को अधिक से अधिक सीखने लगेगा और यही संगति से भाषा के मानक रूप को भी सीखने में सक्षम होगा। यह संगति व्यक्ति, वस्तु या पर्यावरण किसी भी प्रकार की हो सकती है। मतलब साहचर्य मतलब होता है संगति, साथ साथ रहना। हम कहते हैं कि संगति गुण आत हैं, संगति गुण जात। यदि आपकी संगति बुरी है तो आपके अंदर बुरे गुण आना स्टार्ट हो जाएंगे। यदि आपकी संगति अच्छी है तो आपके अंदर कुछ बुरे गुण भी होंगे तो वह भी खत्म हो जाएंगे। यह सिद्धांत जो है ना केवल आम आदमी के जीवन में बल्कि हर जगह लागू होता है। हम देखते हैं कि हमारी जैसी मित्र मंडली होगी, हमारे जैसे संपर्क होंगे, हमारे वैसे विचार होंगे और वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो जब हर जगह यह सिद्धांत लागू होता है तो भाषा में भी यह सिद्धांत लागू होगा कि हमको जैसे लोगों की संगति मिलेगी, जैसा भाषा का साहचर्य मिलेगा, वैसी भाषा हम सीखेंगे। और वह संगति आपकी कुछ भी हो सकती है। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई चार्ट पुस्तक हो सकती है या पर्यावरण मतलब कोई हमारा परिवेश हो सकता है। तो यह बताता है आपका साहचर्य संगति का सिद्धांत कि बच्चा जैसे परिवेश में रहता है, जैसी संगति में रहता है, उसकी भाषिक विकास पर भी उसका असर पड़ता है। और यदि हमें बच्चे का सही भाषिक विकास करना है तो उसको सही संगति में लाना होगा, उसको एक समृद्ध भाषा परिवेश का निर्माण करके उसके अंदर उसको ढालना होगा।
हमारा अगला और अंतिम सिद्धांत है भाषा के विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत क्या बताता है? इसके अनुसार शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि चयनित पाठ को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर बच्चों को एक एक करके पढ़ाया जाए, जिससे बच्चे सरलता से उसे समझकर आगे पढ़ सकें। यह सिद्धांत सरल से जटिल शिक्षण सूत्र को पोषित करता है। आपको प्रश्न आ जाए कि विभाजन का सिद्धांत कौन से शिक्षण सूत्र पर कार्य करता है, तो हमको बताना है कि यह सिद्धांत जो है सरल से जटिल की ओर काम करता है। इस सिद्धांत में होता क्या है, एक पाठ को कई भागों में बांट लेते हैं और कई भागों में बांट करके उसका हम जो है शिक्षण करवाते हैं, बच्चों से पढ़वाते हैं और खुद भी आदर्श पाठ करके बताते हैं। इससे बच्चा आराम से सीख लेता है और धीरे धीरे वह भाषा के माध्यम से इतना निपुण हो जाता है कि उसको एक अच्छी तरीके से समृद्ध भाषा आने लगती है। अंतिम सिद्धांत है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। यह अभ्यास को सबसे महत्वपूर्ण मानते हुए शिक्षक को निर्देश देता है कि पढ़े गए पाठ या विषय की सही अंतराल पर लिखित रूप से उनका अभ्यास कराते रहें, उनकी पुनरावृत्ति कराते रहें। यदि हम लिखित रूप से उनकी पुनरावृत्ति कराते रहेंगे, रिवीजन कराते रहेंगे, तो जो है बच्चा रेगुलर जो पढ़ा है पहले वह जो भूलते जैसी भूलने के कगार पर पहुंचेगा, पुनः उसको वह चीज़ रिमेंबर हो जाएगी और रिमेंबर होते होते एक दिन वह चीज़ परमानेंट हो जाएगी। तो ये थे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि आपको कहीं भाषा शिक्षण के लिए पेड कोर्स के लेने की ज़रूरत है। आपको निःशुल्क पूरा का पूरा सिलेबस भाषा शिक्षण का यहीं कंप्लीट कराया जाएगा, वह भी निःशुल्क। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों तक शेयर कर दें। यही हमारा पारितोषिक है, यही हमारी फीस है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।